तो आशा को नमस्ते प्रणाम, मैं आपका ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी बंगलोर की कहानी है। बेंगलोर में एक ऐसा क्राइम हुआ था एक टाइम पे जिसमें कई सारे उलटफेर हुए। कभी पुलिस को लगा कि कातिल कोई और है, फिर पुलिस 90 दिनों तक इधर उधर करती रही कि सुलझा नहीं पाई। फिर पुलिस हार भी मान लेती है, जिसको गिरफ्तार किया उसको छोड़ भी देती है। फिर सीआईडी आती है, वो जांच पड़ताल करती है, वो भी कुछ नहीं कर पाती। फिर 11 साल बाद न जाने कैसे एक केस सुलझ गया और अंत में जो कहानी निकली वो इतनी हैरान करने वाली थी कि जिसने भी सुना वो तमाम लोग सदमे में एक तरह से चले गए। कहानी इसी बेंगलोर की है। बेंगलोर में एक जगह लगती है नागसेट्टीहल्ली। ये हिबली के पास पड़ता है, नागासेट्टीहल्ली। इसी नागासेट्टीहल्ली पे एक शख्स रहा करता था जिसका नाम था बालकृष्ण पाई उर्फ बाला। बालाजी जो थे वो एक केनरा बैंक है, हम सभी जानते हैं, उसमें एक एम्प्लॉय थे। शादीशुदा ज़िंदगी थी, लगभग 50 साल इनकी उम्र थी। इनकी जो पत्नी थी विजया पाई, वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी में जो वहीं पे बेंगलोर में है, वहीं पे एक कंपनी है IHMR, उसी में ये जॉब करती थी एज ए हेल्पर। बात साल 2013 की है। तमाम चीज़ें बिल्कुल बढ़िया चल रही थी। मियाँ बीवी दोनों कमा रहे थे, दोनों बढ़िया से खा रहे थे, अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहे थे। एक बिटिया थी, उसकी शादी कर चुके थे, तो ना ही कोई दुख था ना ही कोई परेशानी थी। तमाम चीज़ें एकदम बढ़िया चल रही थी। इसी दौरान एक तारीख आती है 12 फरवरी साल 2013। 12 फरवरी साल 2013 को दोनों मियाँ बीवी यानी बाला कृष्ण पाई और विजया पाई दोनों अपने अपने काम के लिए सुबह निकलते हैं। बाला कृष्ण पाई चले जाते हैं अपने केनरा बैंक। साथ ही जो उनकी पत्नी थी विजया पाई, वो अपने काम के लिए निकली। अब शाम हो गई। शाम होने के बाद अब कायदे से दोनों को घर आना था। बाला कृष्ण पाई अपने काम को निपटा के अपने फिक्स टाइम पे घर आ जाता है। घर आने के बाद अब वेट कर रहा है कि उसकी बीवी आ जाए। फ़ोन किया, फ़ोन लगा नहीं, फ़ोन स्विच ऑफ। थोड़ी देर इंतज़ार और करता है, क्योंकि रोज़ बीवी पति के आने से पहले आ जाती थी, आज आई नहीं। थोड़ा बहुत वो परेशान भी हुआ। इसी दौरान उसने कई बार फ़ोन किया, फ़ोन फिर नहीं लगा, फिर ये परेशान। अब काफ़ी वक्त गुजर गया और पत्नी लौट के आई नहीं। इसने अब ढूंढने का फैसला किया। जहाँ वो काम करती थी वहाँ पता किया। वहाँ पता किया तो पता चला कि वहाँ से तो कब की निकल चुकी है। जहाँ जहाँ उसकी दोस्ती थी वहाँ पता किया, पता चला वहाँ गई नहीं है। अब बाला कृष्ण पाई जो है परेशान हो जाता है, और परेशान होने के पीछे एक वजह थी। दरअसल जो विजया पाई थी उसको एक बीमारी थी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। यानी कभी कभार ऐसा होता था कि विजया पाई अपनी जो दिमागी हालत है उसको भूल जाती थी। यानी उसको क्या पहले की चीज़ें याद हैं, वो कहाँ से आई है, उसका घर कहाँ है, उसका पति कौन है, वो कहाँ रहती है, उसका नाम क्या है। थोड़ी थोड़ी देर के लिए वो भूल जाते, लेकिन फिर बाद में उसको याद आ जाता। अब ये बीमारी थी तो बाला और परेशान हुआ कि कहीं रास्ते में आते आते उसकी बीमारी उसके ऊपर हावी ना हो गई हो, वो भूल ना गई हो, कहीं और ना चली गई हो। अच्छा, इधर फ़ोन ऑन भी नहीं लग रहा था। लगातार वो परेशान हुआ। परेशान होने के बाद तमाम जगहों पे जब उसने ढूंढ लिया और कहीं कुछ अता पता चला नहीं, तो फिर वो पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन, संजय नगर पुलिस स्टेशन, और वहाँ पे कंप्लेन दर्ज करवा देता है कि साहब मेरी जो पत्नी है आज काम के लिए बाहर निकली थी और लौट के आई नहीं। अब ये कंप्लेन जब दर्ज करवाया, पुलिस वालों ने पूरी डिटेल ली। उसके बाद जांच पड़ताल शुरू कर दी। तमाम लोकल मुखबिरों को एक्टिव किया। तमाम बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के जितने कैमरे थे, चूँकि बीमारी भी थी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, तो ये भी एक डर था मन में कि कहीं कुछ भूल उल ना गई हो, कहीं और ना निकल गई हो। कम से कम अगर शहर में होगी तो खोजना आसान होगा, कहीं ट्रेन व्रेन में बैठ के कहीं चली जाएगी तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। लिहाजा पुलिस वालों ने भी अपने तरीके से हर संभव कोशिश की। तमाम रेलवे स्टेशन, तमाम बस स्टैंड, तमाम ऑटो वालों से, तमाम जो लोकल गाड़ियाँ चलती हैं जहाँ वो काम करती थी वहाँ पे
हर जगह पड़ताल करने के बाद अपने तरीके से कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से ना ही विजया का कुछ पता चला, ना ही कोई जानकारी हाथ लगी। हैरान परेशान पुलिस वाले भी अब खोजते रहे। पूरा एक दिन गुजर गया, कहीं कोई जानकारी लगी नहीं। अब इधर जैसे जैसे दिन गुजर रहा, जो बाला है उसकी भी धड़कनें बैठती चली जा रही, क्योंकि उसकी बीवी वो भी गायब, 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त। एक और दिन गुजर गया। अब टोटल 2 दिन गुजर चुके थे। 2 दिन गुजर चुके, अब पुलिस भी खोज नहीं पाई। लगातार बाला भी इधर उधर जा रहा था, कह रहा था कि साहब कुछ करो। पुलिस को भी लग रहा कि यार ये क्या हो गया, एक महिला इस तरह से कहीं गायब हो गई, कुछ पता चल नहीं रहा। हैरान परेशान जांच पड़ताल करते रहे, कहीं कोई जानकारी मिली नहीं हाथ। इसी दौरान तीसरा दिन आ जाता है। तीसरे दिन पुलिस को एक फ़ोन आता है। सामने एक शख्स बेहद घबराया हुआ पुलिस को अपनी कहानी बताता है। दरअसल उस शख्स के हिसाब से उस दिन यानी 12 को ये महिला गायब हुई थी। 16 तारीख को ये फ़ोन आता है। 16 तारीख की सुबह वो शख्स बताता है कि सुबह सुबह वो एक बाग में जाता है फ्रेश होने के लिए। सफ़ेदे का वो बाग था, तमाम सफ़ेदे के पेड़ लगे हुए थे। जैसे ही थोड़ा सा आगे जाता है, उसकी नज़र एक लाश से टकराती है। अब जैसी लाश देखता है फ़ौरन घबरा जाता है। आसपास के तमाम लोगों को इकट्ठा करता है। आसपास के तमाम लोगों ने उसको सलाह दी कि पुलिस को फ़ोन करो। तब उसने पुलिस को फ़ोन किया था। अब ये फ़ोन जैसे पुलिस वालों के पास आता है, पुलिस वाले भाग के वहाँ पे जाते हैं। जाने के बाद देखते हैं कि सफ़ेदे के एक बाग में एक महिला की लाश पड़ी है, और ये लाश देखने से लग रहा है कि शायद कोई 40 से 50 साल की महिला होगी। गले पे चोट के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि महिला ने काफ़ी संघर्ष किया बचने के लिए। अब ये चीज़ जब पुलिस वाले देखते हैं, पहले तो उस महिला को अच्छे से टटोलते हैं कि शायद कुछ मिल जाए, लेकिन कुछ मिला नहीं। अब महिला की शिनाख्त हो कैसे? इसी दौरान इनको याद आता है कि कंप्लेन दर्ज हुई थी। पुलिस वालों ने फ़ौरन बाला को बुलाया शिनाख्ती के लिए। बाला जैसे ही आता है, उस महिला को देखता है। देखने के बाद फ़ौरन रोने लगता है और कहता है कि साहब यही मेरी बीबी विजया पाई है। अब लाश की शिनाख्त हो गई। इधर चूँकि गले पे चोट के निशान थे और उम्र भी 44 साल थी, तो पुलिस वालों ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सिटी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम हुआ। जब पोस्टमार्टम हुआ तो रिपोर्ट आई, और इस रिपोर्ट ने तमाम चीज़ों को उलझा के रख दिया। सबसे पहली चीज़ आई कि इस महिला का कत्ल हुआ है, और दूसरी चीज़ आई कि इस महिला के साथ रेप हुआ है, या फिर ऐसे कहें कि किसी ने कत्ल करने से पहले फिजिकल रिलेशन बनाया। अब ये चीज़ जब निकल के सामने आई तो पुलिस वालों के तो हाथ पांव फूल गए कि अब तक मामला गुमशुदगी का था, फिर ये मामला कत्ल का बन गया। कत्ल के साथ साथ रेप भी इन्वॉल्व हो गया। अब पुलिस वालों ने अपने तमाम घोड़े खोले जांच पड़ताल के लिए। जहाँ ये काम करती थी वहाँ पुलिस गई, वहाँ पूछा कि ये कब गई थी, उन्होंने टाइम बताया। तमाम कैमरों को खंगाला। जब कैमरों को खंगाला तो 2-3 चीज़ें और पता चली। लोकल में ये 3 जगह से बस बदलती थी। उस दिन भी इसने 3 जगहों से बस बदली थी। साथ ही और लोगों से पूछताछ करी, लेकिन ना ही कहीं से कोई जानकारी हाथ लगी, ना ही कहीं से कोई और बात बनी। पहले पुलिस वाले खोजने में भी असमर्थ थे। अब लाश मिली तो कातिल कौन है, रेपिस्ट कौन है, ये भी पता नहीं चला। वक्त गुजरता चला जा रहा है। इधर मीडिया में भी खबरें फैल गई। मीडिया वाले अलग अपना प्रेशर बना रहे हैं। इसी दौरान जब तमाम तरीके की जांच पड़ताल पुलिस वालों ने कर ली, दोस्तों से पूछताछ, पति से पूछताछ, रिश्तेदारों से पूछताछ, जहाँ काम करती थी वहाँ पूछताछ, कहीं कोई सबूत को सुराग हाथ लगा नहीं, तो फिर इन्होंने कहा कि काम करो, अब ऐसा लगता है कि कातिल कोई बाहरी नहीं है, घर का ही है। तो घर का कौन? तब पुलिस वालों ने अपने आप से एक कहानी बनाई। उस कहानी के हिसाब से चूंकि महिला शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की शिकार थी, इस वजह से जो पति है उससे काफ़ी परेशान रहता था। काफ़ी परेशान रहने की वजह से उसने सोचा कि मैं नई शादी कर लूँ, लेकिन अब शादी करने के लिए पत्नी को ठिकाने लगाना चाहिए। लिहाजा उसने प्लान बनाया। प्लान बनाने के तहत फिर उसने अपनी बीवी के साथ पहले फिजिकल रिलेशन बनाया, फिर उसको घुमाने ले गए और वहीं पे उसका कत्ल कर दिया। अब पुलिस वालों ने अपनी एक पूरी कहानी बनाई, और कहानी बनाने के बाद इस पति यानी इस महिला के पति को, बालकृष्ण को गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ शुरू करती है। बाला से जब पूछताछ हुई, उसने स्वीकार किया नहीं, उसने हर बार मना किया कि मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन पुलिस कुछ सुनने को तैयार थी नहीं, लगातार वो कहती रही कि तुम्ही ने कुछ किया है, तुम्ही ने कुछ किया है। कोर्ट में पेश किया, कोर्ट ने भी लगातार न्यायिक हिरासत, यानी कायदे से कहें पुलिस कस्टडी, न्यायिक हिरासत नहीं, पुलिस कस्टडी लगातार बालाकृष्ण की पुलिस को मिलती रही। लगभग 90 दिनों तक अलग अलग एंगल पे पूछताछ करने के लिए, अलग अलग एंगल तक जांच पड़ताल करने के लिए, और कायदे से कहें कि एनी हाउ बालाकृष्ण के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए पुलिस जिसकी पत्नी मरी, जिसके साथ रेप हुआ, उसी के पति को गिरफ्तार करके 90 दिनों तक अपने पास रखती है। 90 दिनों तक अपने हिसाब से टटोलती है, अपने हिसाब से पड़ताल करती है, तमाम जांच पड़ताल करती है। लेकिन जब कहीं से कोई सबूत, कोई जानकारी, कोई क्लू, कहीं से भी ये इशारा नहीं मिला कि बालाकृष्ण ही इस हत्या में शामिल है, तो फिर अंत में मजबूर होकर पुलिस को बालाकृष्ण को छोड़ना पड़ा। थोड़ी बहुत इधर उधर और जांच पड़ताल करते हैं और अंत में फिर अपनी एक क्लोज़र रिपोर्ट इस केस में दाखिल करके कि हमें कोई सबूत नहीं मिल रहा है, हम लाचार हैं, हमने तमाम कोशिशें कर ली, इस केस को बंद कर देते हैं और इस केस को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। यानी एक महिला गायब हुई, पुलिस वाले उसको खोजने की कोशिश करते हैं, महिला मिली नहीं। 3 दिन बाद उसकी लाश मिली, जांच पड़ताल की तो कोई सबूत मिला नहीं। फिर पति को ही आरोपी बना के गिरफ्तार कर लिया। 90 दिनों तक उसको टॉर्चर करते रहे, लेकिन उसने एक बाले जुर्म किया नहीं। अंत में इन्होंने केस बंद कर दिया, पति को छोड़ दिया और कहा कि अब ये केस हमारे बस का नहीं है। अब पति जब छूट के आता है तो पहले तो 1 आध हफ्ते तक अपने आप को संभालता है, फिर इधर क्लोजर रिपोर्ट भी पड़ गई। पति परेशान कि अब क्या करे, लेकिन मन में एक चीज़ थी कि भाई मेरी पत्नी के साथ गलत हुआ है, मुझे न्याय चाहिए। तमाम लोगों से उसने बातचीत की कि मैं क्या कर सकता हूँ। इसी बीच एक वकील ने उसको सलाह दी कि अगर पुलिस जांच पड़ताल नहीं कर रही और आपको पुलिस की जांच पड़ताल पे भरोसा नहीं है तो आप हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाओ और कहो कि इस केस को या तो CBI को सौंप दिया जाए या फिर CID को सौंप दिया जाए। अब बालाकृष्ण जब ये बात सुनते हैं, उनको ये आइडिया सही लगता है। उसके बाद वो कहते हैं हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करने को। वकील जो था वो पिटीशन फाइल कर देता है। फाइल करने के बाद अब कोर्ट में सुनवाई होती है। कोर्ट भी बालाकृष्ण के पक्ष को सुनती है। सुनने के बाद उन्हें भी लगता है कि बात में सच्चाई है, चूँकि 90 दिन तक इस इंसान को भी टॉर्चर किया गया, साथ ही पत्नी के आरोपी कौन थे उनको पकड़ा नहीं गया। लिहाजा कोर्ट ये आदेश देती है कि अब इस केस को पुलिस से लेके CID को सौंपा जाए। अब ये केस CID को सौंप दिया जाता है। CID साल 2013 से ही इस केस की जांच पड़ताल शुरू कर देती है। अपने हिसाब से फिर से पति से पूछताछ करती है, फिर से जहां पति काम करता था वहां पूछताछ करती है, जहां पत्नी काम करती थी वहां पूछताछ करती है, लोकल लोगों से, तमाम बस वालों से, तमाम ऑटो वालों से, ट्रेन, यानी तमाम अपने तरीके से कोशिश करती है, जांच पड़ताल करती रहती है, तफ्तीश करती रहती है। वक्त रेत की तरह बहता रहता है। 13 से 14 हो गया, 14 से 15 हो गया, साल 2015 से न जाने कब साल 2020 आ गया, 2020 से न जाने कब 2023 आ गया। 13 से ये कहानी शुरू हुई थी, 2023 आ गया, 10 साल गुजर गए, कहीं कोई पता नहीं चला कि कातिल कौन है। न जाने कितने पुलिस वाले आए, न जाने कितने पुलिस वाले चले गए। 10 सालों तक लगातार बालाकृष्ण अपनी पत्नी के आरोपियों को गिरफ्तार करवाने के लिए दर बदर भटकता रहा। फाइल धीरे धीरे नीचे दबती चली गई और 10 साल गुजर गए, कुछ हुआ नहीं। इसी बीच साल 2024 आ जाता है। साल 2024 में इस केस को न जाने कहाँ से हवा लग गई। दरअसल एक ऑफिसर आता है और आने के बाद कहता है कि जितने भी ऐसे केस हैं जो अनसॉल्व हैं, एक बार उनको फिर से खोला जाए। अब ये बात जब उस ऑफिसर ने बोली तो इधर ये केस भी खुला, जांच पड़ताल शुरू हुई, ऊपर से आदेश था तो मेहनत भी की गई। और इस बार चूंकि टेक्नोलॉजी 2013 से 2024 तक थोड़ी बहुत बढ़ भी चुकी थी, तब उन्होंने एक और तरीका अपनाया। दरअसल उन्होंने विजया पाई की कॉल डिटेल को खंगालना शुरू किया और 1-2 चीज़ें और थी। दरअसल जब विजया पाई की लाश मिली थी तो उसने कुछ सोने के ज्वेलर पहन रखे थे जो उस टाइम पे गायब थे। तो फिर ये पता किया कि उस टाइम ऐसे जो जेवर थे, जो कंगन थे, वो कहाँ बेचे गए।
अब ये दो चीज़ें जब पता की और कॉल डिटेल खंगाली तो एक शख्स का नाम निकल के सामने आया जिसका नाम था दीपक। अब दीपक का नाम जब निकल के सामने आया तो पुलिस वालों ने दीपक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार जब किया, उससे पूछताछ की, तब दो और नाम निकल के सामने आए, एक हरिप्रसाद, एक कोई और। अब चूंकि 11 साल बाद 3 नाम निकले थे, सीआईडी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, तबीयत से पूछताछ करी। और जब तबीयत से पूछताछ करी तब इन तीनों ने अपना इकबाल जुर्म भी किया। और तब पूरी कहानी शीशे की तरह साफ हुई कि आखिर उस महिला के साथ क्या कुछ हुआ था। दरअसल ये जो लोग थे, ये बालकृष्ण के साथ उसी केनरा बैंक में काम करते थे। अक्सर घर आने के दौरान कभी कभार दोस्ती पार्टी हो, कोई फंक्शन हो जहाँ विजया पाई भी जाए, तो इस दौरान इन सबकी मुलाकात उससे होती थी, इन सबकी गंदी नज़र भी उस पर थी। अच्छा, इनको ये बात भी पता थी कि विजया पाई को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो भूल भी जाएगी। ये तमाम चीज़ें इनको पता थी। इस वजह से इन्होंने प्लान बनाया कि क्यों ना हम विजया पाई के साथ गलत काम करें। प्लान के तहत इन्होंने 12 तारीख उसको फ़ोन किया। फ़ोन करके एक सुनसान जगह पे उसको बुलाया। बुलाने के बाद उसको अपने साथ ही लोग ले गए। ले जाने के बाद उसके साथ रेप किया, मल्टीपल टाइम रेप किया। अंत में इन्हें लगा कि वो भूल जाएगी, लेकिन वो लगातार कहती रही कि हम पुलिस में जाएंगे, तुम्हारे खिलाफ FIR करेंगे, तुमने गलत किया है। लिहाजा इन्होंने सोचा कि अब इसको मार दो। इन्होंने उसको मार के उसकी लाश को एक सफ़ेदे के बाग में फेंका। उसने काफ़ी सोना वोना पहन रखा था, हाथ में सोने के कंगन थे, कान में झुमके थे, गले में मोटी चैन थी। अच्छा, साउथ इंडिया में महिलाएं सोना बहुत पहनती हैं। इस वजह से फिर उन्होंने उन तमाम ज्वेलरीज को लूटा। लूटने के बाद वहाँ से 9-11 हो गए और अपने अपने काम में बिजी हो गए। कुछ दिन तक ये सतर्क रहे, लेकिन जब पुलिस ने पति को ही गिरफ्तार कर लिया तब इनको लगा कि अब तो कुछ होना नहीं है। धीरे धीरे CID तक जब केस गया तब इन्हें एक बार डर लगा, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। कुछ टाइम बाद ये भूल गए और भूलने के बाद आराम की ज़िंदगी जीने लगे। अब 11 साल बाद फाइनली इनको गिरफ्तार किया गया और अब इनके खिलाफ चार्जशीट बनाई जा रही है। तो आप सोच के देखिए कि एकदम ओपन एंड शट केस था, कुछ मुश्किल टास्क नहीं था। लेकिन 90 दिनों तक तो बेचारे पति को परेशान किया गया। 11 सालों तक वही पति न्याय के लिए दर बदर भटकता रहा। पुलिस से कुछ हुआ नहीं, न शुरू में महिला की खोजबीन कायदे से की, ना ही फिर उसकी लाश के साथ कुछ तफ्तीश आगे बढ़ाई, ना ही कातिल उनके हाथ चढ़ा। ये हाल हमारे हिंदुस्तान की पुलिस का है। वो तो भला उस ऑफिसर का जिसने इस केस को दोबारा रीओपन करवाया, नहीं तो अगर रीओपन ना होता तो शायद ये केस यूं ही दबा रह जाता और विजया पाई के जो कातिल थे वो आराम की ज़िंदगी जीते रहते। वो तो भला इस ऑफिसर का इसने इस केस को सुलझाया। खैर, फिलहाल ये थी पूरी कहानी। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिएगा। साथ ही आप ऐसी कहानियाँ सुनने के शौकीन हैं तो वीडियो को लाइक कर लिया करें, कमेंट किया करें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। आप फैमिली जितनी अच्छी हो, जितनी बड़ी हो, उतना ही सही है। तो ज़रूर ये तमाम चीज़ें आप लोग कर लिया करें। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।